हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इससे पहले हमने कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई सब पढ़ लिया है। ये भी एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर का ही पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। आसान भाषा में समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जो पैसा हम पैसा कमाने के लिए लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या होती है इन्वेस्टमेंट? जो पैसा हमने पैसा कमाने के लिए लगाया है ना, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है जिसको एक हाउस बनाना है, जिसको वो रेंट पे देगा, फिर रेंट आएगा मतलब उसकी इनकम आएगी। तो पहले उस हाउस को बनाने के लिए उसे एक प्लॉट परचेज करना पड़ेगा। जो पैसा उस प्लॉट को खरीदने में लगाएगा, जो पैसा वहाँ पे हाउस बनाने में यानी कि बिल्डिंग बनाने में लगाएगा, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या होती है इन्वेस्टमेंट? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। जो हाउस है वो क्या है? एसेट है ना, जिससे फर्दर इनकम जनरेट होने वाली है। जो पैसा हाउस को बनाने में खर्च होगा ना, उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। किसी को अगर फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, क्लोथ्स की फैक्ट्री लगानी है, तो पहले उसको लैंड परचेज करनी पड़ेगी। उस लैंड को खरीदने में जो वो पैसे लगाएगा, उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसको रॉ मटेरियल चाहिएगा, उसके बाद ही तो प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं ना, उसके बाद इसको इनकम आएगी। लेकिन जो पैसा उसने पहले खर्च किया है ना लैंड को खरीदने में, ठीक है, और रॉ मटेरियल को लाने में, वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के होते हैं दो टाइप्स, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। पहली होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है ऑटोनॉमस। पहले हमें पढ़नी है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिट देख के करी जाती है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से। अगर कहीं पे कोई इन्वेस्ट कर रहा है, वो पहले ये देखेगा कि उसको उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। कोई अगर एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो पहले देखेगा उसको, अगर वो सेल करता है तो उसको उससे कितना प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि उसको रिटर्न में कितना प्रॉफिट मिलेगा, तब वो उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे। हमेशा प्रॉफिट देख के करी जाती है। अगर प्रॉफिट मिलने के चांसेस होंगे, एक्सपेक्टेशन होगी कि प्रॉफिट मिलेगा, तो ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि इनकम इलास्टिक, यानी कि इनकम के चेंज होने से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट चेंज होती है। इनकम का इफेक्ट होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। इनकम अगर इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी, इनकम अगर कम हो जाएगी तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अगर एक पर्सन है, ठीक है, उसकी इनकम इतनी है जो उसकी बेसिक नीड से फुलफिल हो रही है, ठीक है, वो इन्ड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचेगा। जब उसकी इनकम इंक्रीज होएगी, जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी, ठीक है, जो भी होती है फूड, शेल्टर, ये सारी जो बेसिक नीड्स है उसकी पूरी हो गई, एजुकेशन, ये सारी पूरी हो जाएंगी, फिर वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगा। तो किस पर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो एक्सपेंडिचर हम एसेट को बनाने में लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है प्रॉफिट पे। जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होंगे, उतनी ही हाई इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख, एक्सिस एक्सिस पे हमने इनकम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने लिया इन्वेस्टमेंट को। ये ग्राफ ये शो करेगा, पहले जब हमारी इनकम कितनी थी? वाई, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? एम, ठीक है, यानी कि ओ एम इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब जब इनकम इंक्रीज हो गई है, वाई से वाई वन हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। पहले ओ एम थी, अब ओ एम से ओ एम वन हो गई, यानी कि इनकम अगर इंक्रीज हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसा आएगा? अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग में क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है कि इनकम के इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हम करते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम को देख के नहीं करी जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे कि रोड्स, एजुकेशन हो गई, हेल्थ सेक्टर हो गई, यानी कि सोशल वेलफेयर की जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करी जाती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। और इनकम इनइलास्टिक होती है, इनकम कितनी भी हो उसका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, उसने एक शॉप ले रखी है रेंट के ऊपर, जिसका रेंट उसको देना होता है 10,000 रुपीज़। अब उसकी इनकम कितनी भी हो, 10,000 से कम हो, 10,000 से ज़्यादा हो, कितनी भी इनकम हो, उसको वो रेंट पे करना ही होगा।
ठीक है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो हमें करनी ही पड़ती है। ये तो गई माइक्रो लेवल की बात। अब अगर मैक्रो में बात करें, मैक्रो लेवल पे, तो जो इन्वेस्टमेंट हमारी पूरी इकॉनमी को चलाने के लिए लगती है ना, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी अगर इकोनॉमी को चलाना है तो मेनली कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। अब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इनकम इनइलास्टिक होता है, इनकम का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है ना, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब भी कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है उसका मतलब है कि वो चेंज नहीं हो रहा है। इनकम कितनी है? पहले इनकम OY थी, इन्वेस्टमेंट का लेवल OI, इनकम इंक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट उतनी ही है। इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती है, इनकम कितनी भी हो, कम हो या ज़्यादा हो। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर आप लोगों को याद है तो जो हमने टेबल बनाई थी उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट ली थी ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, 40 या फिर 20। उसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इसीलिए वो हमेशा कांस्टेंट रहती थी हमारी हर टेबल के अंदर, क्योंकि वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझ लिया। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो। क्या पॉइंट है? डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, प्रॉफिट मोटिव पे। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है डिपेंड करती है प्रॉफिट पे, लेकिन जो ऑटोनॉमस होती है वो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करती है। इसमें सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा कि इनकम इलास्टिक होती है, इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट चेंज होती है। इनकम इनइलास्टिक होती है, इनकम के चेंज होने से ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कर्व। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व बनाया था हमने, वो कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग। और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कर्व बनाया है वो कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, इट इज़ डन बाय प्राइवेट सेक्टर। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है मेनली उनको कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। और जो ऑटोनॉमस होती है उसको मेनली कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर करती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप डिफरेंस में लिख सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हमें पढ़ना है इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इन्वेस्टमेंट के 2 डिटर्मिनेंट्स होते हैं। पहला होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्हीं से हम डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है इसका कि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने करी है ना, उससे हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है। मान लेते हैं पहले फैक्ट्री के अंदर 10 मशीन्स पहले से थी, ठीक, उनसे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था। अब ये पहले की इन्वेस्टमेंट हो गई, अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है 2 मशीन्स और ऐड करनी है, ठीक है। अब इन 2 मशीन से ना कितना रिटर्न मिल सकता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो आउटपुट पहले अगर 20 पैकेट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, इनको मशीन को लगाने से कितने होंगे? 30 होंगे, 40 होंगे। उस एक्सपेक्टेड रेट को कि कितना आउटपुट इंक्रीज हो सकता है, कितना रिटर्न मिल सकता है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जो भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है ना, उनसे रिटर्न कितना मिलने वाला है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट करी है ना, उसको उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो वो जैसे कि यहाँ पे 2 मशीन्स की इन्वेस्टमेंट करी थी, लेकिन इन 2 मशीन्स को खरीदने के लिए तो पैसे ही नहीं है। अब इन 2 मशीन्स को क्या करवाना पड़ेगा? फाइनेंस करवाना पड़ेगा। फाइनेंस मतलब कि लोन लेना पड़ेगा इन 2 मशीन्स को ऐड करने के लिए। अब जो लोन लेगा उसको उस लोन के लिए कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि बैंक है, बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो उस लोन के ऊपर हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जितने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उतनी इन्वेस्टमेंट कम होती है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। अब इन्वेस्टमेंट करते कब है? इनसे हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट करनी कितनी है? मान लेते हैं जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने करी थी उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10,000, ये एक्सपेक्टेड रेट है। और इसको फाइनेंस करने में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 15,000। मतलब पहले हमें 15,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, उसके बाद हमें मिलेंगे 10,000 रुपये। लगाने पड़ेंगे ज़्यादा, उसके बाद भी मिलेंगे कम, तो ये तो प्रॉफिटेबल नहीं है ना। तो इसका मतलब जब मार्जिनल MEI ज़्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे,
तब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, प्रॉफिटेबल होती है। तब इन्वेस्टमेंट करते हैं जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तब इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होती है, तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, प्रॉफिटेबल होती है, तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझ लिया हमने। इन्वेस्टमेंट के दोनों टाइप्स, इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर्स में मोस्टली हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। सिर्फ एक छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे कि एक्सटेंट सेविंग क्या होती है, एक्सपोस्ट सेविंग क्या होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सारी टर्म्स हमारी रहती है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बहुत छोटा सा पार्ट होगा, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। उसके बाद ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स बचे हैं, जो कि हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, उनको भी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू, एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।